साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, आज बात करते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट के संबंध में। समाचार पत्रों को पढ़कर मालूम हुआ कि 20 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने जा रहा है। उपरोक्त समाचार पत्रों के माध्यम से मिलने पर भारत के सभी डिप्रेस क्लासेस के लोगों से निवेदन किया गया कि वो अपने डेलीगेट्स प्रतिनिधि के नाम सेक्रेटरी डिप्रेस क्लासेस के पास नागपुर भेजें। 8 और 9 अगस्त 1930 को नागपुर में अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास कांग्रेस ने जो 13 प्रस्ताव पास किए, उसके संबंध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अध्यक्षीय भाषण में जो 8 अगस्त 1930 को नागपुर में ही दिया था, उसमें कई सवाल उठाए। सवाल नंबर 7 जो दलित वर्ग की सुरक्षा की व्यवस्था से संबंधित है, पर आज चर्चा की जाएगी, उसके संबंध में बताया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अध्यक्षीय भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं और कहते हैं कि मुझे साफ साफ बताना होगा कि सामाजिक समस्याएं भारतीय राज्य के रास्ते में रोड़े बनती हैं। अब सवाल उठता है कि सामाजिक समस्याएं हैं क्या? इसको जानना बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था लागू है। एक वर्ण दूसरे वर्ण से बड़ा मानता है, यानी कि एक वर्ण दूसरे वर्ण को अपने से नीचा मानता है। यह सिद्धांत चारों वर्ण पर लागू होता है। इसका मतलब हुआ ब्राह्मण सबसे ऊंचा, उससे नीचा क्षत्रिय, उससे नीचा वैश्य और वैश्य से नीचा शूद्र हुआ। इसके बाद इन चारों वर्णों में अनेक जातियां हैं जो एक दूसरे से छोटी और बड़ी हैं। इसी तरह समाज में धार्मिक भेदभाव विकराल रूप धारण किए हुए है। इतना ही नहीं, सामाजिक समस्याएं इतना विकराल रूप धारण किए हुए हैं कि मानव एक समान नहीं है। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली जानवर पानी पी सकते हैं, उसी तालाब में शूद्र कहे जाने वाले मानव पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पानी को छू भी नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा भले न लगता हो, लेकिन भारत की राजनीतिक पुनर्रचना करते समय दुर्बल सामाजिक घटकों को दुख की खाई में न ढकेला जाए, मतलब कि उनको भी समानता की अधिकार दिया जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भारत के संविधान जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक संतुलन अमल करने की ज़रूरत नहीं है, में जो राय व्यक्त की जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, बाबा साहब अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि केवल दलित वर्ग के संदर्भ में कहें तो यह सोचा जाए कि यह समस्या किस तरह से अच्छे तरीके से हल की जा सकती है, उस बारे में वहाँ करने की मेरी मंशा है। बाबा साहब ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कुछ राजनीतिज्ञों के अनुसार इस सवाल के हल करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे और जो उपाय किए जाएंगे उन्हें स्वयं शासित भारत के संविधान में समाविष्ट किया जाए, यह भी वो मानते हैं। बाबा साहब अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजनीति के इन विशेषज्ञों ने महायुद्ध के बाद अस्तित्व में आए और मेरे भाषण के पहले हिस्से में जिसका जिक्र किया गया है, उन राष्ट्रों के साथ घटी घटनाओं को अध्ययन करने के पश्चात राहत ढूंढने की कोशिश करना स्वाभाविक भी है।
बाबा साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यह जो किया जा रहा है उसके पीछे मेरे पूर्व के भाषण है, क्योंकि भारत की स्थिति उन राष्ट्रों की स्थिति से मिलती जुलती है। उन राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था संविधान के कानून के द्वारा की गई है और इसे अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार कहा गया है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि नेहरू कमेटी ने जो दलित वर्ग की सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर इस योजना को अपनी रिपोर्ट में मान्यता प्रदान की है, लेकिन इस प्रकार की योजना से आप ठगे जाएंगे। इस बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों लोगों को आगाह करना चाहते हैं, ये स्पष्ट करते हुए बाबा साहब कहते हैं, भारत के राजनीतिज्ञों का मौलिक अधिकारों के नाम से जानी जाने वाली संविधान की धारा में बेहद विश्वास है और अंग्रेज़ों के आक्रमण के विरोध में वो किस प्रकार अपने लिए मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उसी तरह अपने वर्ग के लोगों द्वारा होने वाली अत्याचारों के खिलाफ अल्पसंख्यकों को भी उसी प्रकार के अधिकार देने के लिए उत्सुक है। बाबा साहब चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार के इंतजामों वाली योजनाओं का हमें धिक्कार करना चाहिए। इस प्रकार की योजनाएं भले स्वागता योग लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिया गया कोई विश्वास, फिर भले वो कितना ही व्यापक क्यों न हो, उसका आशय और अनुसंधान के नज़रिए से उसकी व्याख्या कितनी भी स्पष्ट क्यों न हो, वह न हकों का उपयोग की गारंटी नहीं दिला सकते। बाबा साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अधिकारों को केवल घोषणा करने भर से कुछ नहीं होता। मौलिक अधिकार यदि छीन लिए जाते हैं या उनका हनन होता है तो उसके विरुद्ध में या वह न छीने जाएं, इसका ठोस उपाय किए जाने की व्यवस्था प्रावधानों के बगैर मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, ये पाएंगे और ये कहा नहीं जा सकता। 1914 में महायुद्ध के बाद जो हालात पैदा हुए और जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, उन राष्ट्रों के संविधान में ऐसी योजना की गई है कि अल्पसंख्यकों के अपने मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण हुआ है। यह उन अधिकारों का सत्ताधारी बहुसंख्यकों की ओर से हनन हुआ है तो वो राष्ट्र संघ से शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्र संघ में इस कार्य के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई है जो इस कार्य की अपीलों का सोच विचार के बाद निर्णय करती है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसके खिलाफ किसी तरह के उपायों का प्रावधान क्या नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में है? मुझे तो ऐसा कोई उपाय किया हुआ उस रिपोर्ट में दिखाई नहीं दिया। इसलिए नेहरू कमेटी की सुरक्षा संबंधी उपायों की गारंटी महज एक धोखा है। बाबा साहब अपनी बात सच्चाई के आधार पर विवेक और निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी विशेषता है। साथियों, आज की जानकारी सिर्फ इतनी ही। ये जानकारी आपको बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 से दिया गया है। तो साथियों, ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।